लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में। ये तो आपका एक्चुअल सेकंड ऑर्डर सिस्टम था, और जो डिफाइन रहता है या कहूँ कि जो स्टैंडर्ड सिग्नल होता है उसके लिए भी इक्वेशन हमने निकाली थी। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था। जो स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम रहता है उसके सर एक लिए। चीज पूछना था सर। हाँ जी। सर इसमें अगर आपने जीटा इक्वल टू 0 लिया था, इसमें टाइम कांस्टेंट इक्वल टू इन्फिनिटी लिया था, सर क्यों लिया था? अनडैम्ड के केस में सर। हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? सर इसमें टाइम कांस्टेंट इन्फिनिटी कैसे लिया सर? इन्फिनिटी कैसे लिया? टाइम कांस्टेंट क्या होता है ये बताइए। सर इसके अंदर, अगर इसके अंदर आप बताएंगे टाइम कांस्टेंट, तो इसके अंदर टाइम कांस्टेंट होगा, एक बार इक्वेशन सर। सर इसके अंदर जो एस होगा ना सर, हम्म, उसका रेसिप्रोकल होगा ना सर, और उसका फिर डिटर्मिनेंट लेंगे, वो होगा सर इसका टाइम कांस्टेंट। ठीक है। एक एक चीज मिस कर रहे हो। एस जो होता सर है वो माइनस। रूट होता है, ठीक है। और वो रूट होता है, उसका यस नाम सर। होता है नेगेटिव रियल रूट। क्या नाम होता है? यस नेगेटिव सर, रियल नेगेटिव रियल रूट। रूट सर। अब मुझे बताइए, जब जीटा इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? सर यहाँ पे रियल पार्ट है जीरो। एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एन। अरे रे रे, कहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए? जीरो है सर अभी तो। 0 है बेटा। अच्छा अच्छा, रियल पार्ट, हाँ। रियल पार्ट 0 है। यस सर। अब बताओ, खुद ही बताओ, जब रियल पार्ट इसके अंदर है ही नहीं। ये जे था, मतलब कल मैंने बताया था ना, आई आयोटा लगा दो या जे लगा दो, ठीक है। जब इसमें रियल पार्ट ही नहीं है और टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टी इज इक्वल्स टू अच्छा। मॉड ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट। एंड व्हाट इज द रियल रूट हेयर? द रियल रूट इज 0, देन 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। यस सर, तो वन इनफिनिटी जाएगा सर। ये आ यस गया सर। आपका इन्फिनिटी। सर एक ये था कि सर ये हाँ सर, यूनिट स्टेप इनपुट के अंदर सर आपने यहाँ पे कैपेसिटिव वोल्टेज लिया हुआ है सर, ये क्या है सर? ये जब अपन इसके बारे में बात करेंगे, जब इसको आर एल सी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मतलब इसको कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो जो ये कैपेसिटर की वोल्टेज होगी ना, यही आपका सी टी है। जब मैंने बात करी कि अच्छा। मैं इसको आर एल सी की फॉर्म में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम लेता हूँ, लेकिन जब जीटा इज इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ तो आर हट जाता है, तो बचता है सिर्फ एल और सी। यस सर। तो ये जो आंसर आपका निकला है सी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस में कॉस ऑफ ओमेगा एन टी, ये एक तरीके से अगर आप वैसे मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहें तो ये कैपेसिटर की जो वोल्टेज है ना, वही सी टी है। ये यस लिखा सर। हुआ, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक सबको यस क्लियर हो सर, गया आई तो थिंक। वैसे करंट रेस्पॉन्स हो जाएगा। हाँ जी, जी सर। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है अनडैम्ड ऑसिलेशन, इसका मतलब है कि आपका जो ग्राफ है वो चलता ही जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ऑसिलेशन क्या है, अनडैम्ड है। कहीं ये रुक थोड़ी रहे हैं, ये आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते सर जाएंगे फिर। अनडैम्ड में तो ये होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड होता है ना सर, वो कम होता रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में। नहीं, अनडैम्ड में ऐसा नहीं होता। तो आपका टाइम के ओवर रेस्पेक्ट में एम्पलीट्यूड कम होता ओवर है। ओवर ओवर डैम्ड होता है, अंडर डैम्ड होता है, या क्रिटिकली डैम्ड होता है, उसके अंदर ऐसा होता है। जो क्रिटिकली डैम्ड होता है उसकी तो वैल्यू जैसे ये आपने डिफाइन कर दी, वो जाकर के ऐसे टच हो जाती है क्रिटिकली की, तो अंडर डैम्ड की यस सर। कम रहती है, ठीक है। ओवर डैम्ड की ऐसे यस सर। बढ़ती है और फिर धीरे धीरे कम होती है। अनडैम्ड की चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है इसका, अनडैम्ड के केस में। हाँ, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, ओके सर। ठीक है। ओके ओके सर। ओके, अब यहाँ से अगर मैं आगे देखूँ, स्टेप वाला समझ में आ गया सबको? सेकंड पॉइंट समझा दिया आपने, यूनिट स्टेप। हाँ जी, ये सेकंड वाला केस समझा दिया क्या आपने? वैसे तो कल बता दिया था, दोबारा बता देता हूँ। देखो, स्टेप में आर एस कल इजिकल्स कल तो, हाँ सर बताइए। आर एस इजिकल्स टू 1/s होता है, ठीक है। और मेरे पास सी एस बाई आर एस क्या आया? व्हाट इज सी एस बाई आर एस? सी एस बाई आर की वैल्यू क्या आई थी? ये आई थी ना, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर।
तो इस आर को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भेज देता हूँ। आर एस को यहाँ लगा सकता हूँ ना मैं, सी एस अपॉन आर एस था, तो मैंने इस आर को यहाँ पर भेज दिया। अब आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, जब ये यूनिट स्टेप है तो 1/s लिखूंगा, मैंने यहाँ पे 1/s डाल दिया। फिर मैं क्या करूँगा, सेम जैसे अपन ने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में किए थे सेम वही चीज़ें हैं। इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए आपको, पार्शियल फ्रैक्शन लेकर के ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, जो भी आपके आंसर्स आएंगे निकालने, वैल्यूज निकाल के उसका लाप्लास इन्वर्स लेना है। एस जो है टी में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/s का 1 बन जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर का कॉस ऑफ ओमेगा एन टी बन जाएगा। तो ये आपका यूनिट स्टेप इनपुट हो गया फॉर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। क्लियर? ओके सर। ठीक है, जो अब आज से पढ़ना है, नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स। कैसे निकालते हैं इम्पल्स, स्टेप का डिफरेंशिएशन कर दो इम्पल्स हो जाएगा। तो बस यस सर। तो जो स्टेप का आउटपुट था आपका सी टी इजिकल्स टू 1 माइनस में कॉस ऑफ ओमेगा एन टी, ये वाली चीज़, इसका आप क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। नीचे वही दिखा हुआ है, ये नीचे डिफरेंशिएशन कर दिया, देन सी टी इजिकल्स टू ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। नोट डाउन कर लें, ये हमारा चल रहा है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर हमने स्टेप पढ़ा, इम्पल्स पढ़ा। आज स्ट्रेंथ काफ़ी कम लग रही है स्टूडेंट्स की। हो गया नोट डाउन? सर एक डाउट है। हाँ जी। सर ये यूनिट स्टेप इनपुट में आपने ये थर्ड स्टेप कर रखी है ना, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में कैसे आया वो समझा दो एक बार। लाप्लास इन्वर्स लिया है ना बेटा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एवरी स्टेप। नहीं सर, ये फर्स्ट आर एस इक्वल टू 1/s कर रखा है, फिर सेकंड में ये कर रखा है सी एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन ये, और थर्ड स्टेप सेकंड से थर्ड में कैसे है, 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर कैसे लिखा है? इससे ये कैसे आया, यही पूछना चाहते हैं ना? यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन करके, पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे ना, पहले वाला लेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस, उसको सॉल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन लेना नहीं आते हैं क्या आप लोगों को? बताऊं क्या पार्शियल फ्रैक्शन? यस सर, एक बार बता दो। देखो ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी है, सपोज कुछ भी दिया हुआ है, अगर नीचे मेरा s प्लस 2 इंटू एस प्लस 3 होगा फॉर सपोज, तो मैं इसको लिखता हूँ a अपॉन एस प्लस 2 प्लस b अपॉन एस प्लस 3। ये क्लियर है? ये क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अभी अगर सेकंड केस में मैं ले रहा हूँ, लाइक मैंने s प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया और s प्लस 3 है, तो इसको लिखेंगे a अपॉन एस प्लस 2 प्लस b अपॉन एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब जब स्क्वायर होता है तो एक बार नॉर्मल में एक बार स्क्वायर में, ठीक है, और प्लस c अपॉन एस प्लस 3, क्योंकि s प्लस 3 तो नॉर्मल था। हाँ जी, क्लियर? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट केस ले रहा हूँ। नेक्स्ट केस है आपका, सपोज कीजिए ये स्क्वायर यहाँ ना हो करके ये ऐसे होता है, एस स्क्वायर अंदर की तरफ, तो इसको ऐसे लिखा जाता है
ax प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और प्लस अब c से स्टार्ट कर दो, c अपॉन एस प्लस 3। तो ये जो केस आपको दिया हुआ है यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको ले लोगे स्टार्टिंग में ए एक्स प्लस बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर प्लस सी अपॉन एस, फिर दोनों को इक्वल पुट कर दोगे, एलसीएम लोगे, डिनोमिनेटर पार्ट कट जाएगा, न्यूमरेटर पार्ट में से आप दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे, जो वैल्यूज़ आएंगी उन्हें पुट करेंगे। अब आया समझ में? यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन तो 10th क्लास की चीज़ है, 10th 11th 12th में खूब पढ़ा है हमने। ये हो गया यूनिट स्टेप और यूनिट इम्पल्स, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस यस सर। सर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस ले रहे हैं सेकंड नंबर का, जिसका जीटा की वैल्यू अब आप ले रहे हैं फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। अभी मैंने पिछले केस में जीटा की वैल्यू 0 ली थी, जीटा या डेल्टा जो भी आप उसमें वर्ड यूज़ करना चाहें। अभी जो जीटा की वैल्यू ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ 0 और 1। ऐसे केस को मैं बोलता हूँ अंडर डैम्ड सिस्टम, ठीक है। मेरी इक्वेशन क्या थी, जो रूट्स निकालने वाली इक्वेशन थी वो ये थी, एस इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस आयोटा या जे जो भी यूज़ करेंगे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये तो पहली वाली इक्वेशन है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जीटा की वैल्यू अब आपकी हो रही है 0 to 1 हो रही है, क्लियर है। तो मतलब कोई भी चेंजेस तो आ नहीं रहे 0 to 1 लेने के लिए, तो मैंने इस वाली वैल्यू को, ये जो पूरी वैल्यू है ना ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको मैंने ओमेगा डी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? ओमेगा डी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ अब कि एस इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस आयोटा ओमेगा डी, जहाँ पर ओमेगा डी क्या है, ये है आपकी डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो मैंने यहाँ देखा इस केस में जो आपके रूट्स थे वो क्या थे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स थे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म वाला, ये सबको पता है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जिसमें रियल sir, पार्ट भी होता है एज वेल एज रियल रूट और इमेजिनरी पार्ट भी। इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो इसको अगर मैं एस प्लेन पे बनाना चाहूँगा, सिग्मा जे ओमेगा के अंदर अगर मैं बनाना चाहूँगा, तो एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि एक है आपका माइनस जीटा ओमेगा एन और एक है ओमेगा डी, तो मैंने ये बना दिया। क्लियर हो गया ये चीज़ सबको? ठीक है, सर एक बार रिपीट करो। रिपीट कर दूं? देखो Yes, sir. ये वाली इक्वेशन तो आपको पता थी ना, एस इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस आयोटा ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ये याद हो जानी Yes, sir. चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जीटा की वैल्यू पहले मैंने 0 रखी थी, तो जहाँ पे भी जीटा था सब में 0 0 कर दिया था। अब यहाँ पर जीटा की वैल्यू 0 to 1 है, तो कुछ भी हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है, 0.3 4 5 6 7 8 0.9, 1 नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो क्लियर है आपको। जब मैं इसको यहाँ डालता हूँ, इस Yes. वैल्यू को यहाँ डालता हूँ, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या करा, इस बड़े वाली चीज़ को मैंने ओमेगा डी में कन्वर्ट कर दिया, तो मैंने ये ओमेगा डी लिख दिया, इसको बोलता हूँ डैम्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब मेरे पास जो रूट है वो रूट क्या आ गया, वो आ गया एस इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन, दैट इज द रियल पार्ट ऑफ रूट माइनस जीटा ओमेगा एन एंड प्लस माइनस आयोटा ओमेगा डी। तो ये ओमेगा डी क्या है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको मेरे को क्या करना है, एस प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करना है। एस प्लेन क्या होता है आपका, सिग्मा एक्स एक्सिस पे, जे ओमेगा वाई एक्सिस पे। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका सिग्मा है, ये आपका जे ओमेगा है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। रिप्रेजेंट करने के बाद अब आपने क्या किया, ओरिजिन से एक लाइन डाली उस रूट तक और एक एंगल डिफाइन कर दिया थीटा, और इस थीटा का अगर मैं कॉस लेता हूँ तो क्या हो जाता है, जीटा दे देता है। देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीटा, ये वाली वैल्यू आपके यहाँ पर निकल के आ गई। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है रिलेशन थीटा के बीच में, मतलब जो एंगल आपका आ रहा है, और जीटा के बीच में। जीटा की कुछ वैल्यू देते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी कभी थीटा की वैल्यू देते हैं और जीटा की वैल्यू पूछ लेते हैं। ये है आपका अंडर डैम्ड सर ये cos थीटा इक्वल थीटा। cos थीटा इक्वल टू जीटा कैसे हुआ? इसका वो निकालिए ना, अगर ये कोई भी एंगल दिया होता है आपको और इसमें आपको नीचे की वैल्यू लेनी होती है, तो कॉस थीटा के इक्वली तो पुट करते हैं।
अगर मैं ये वैल्यू ये वाली लेता तो इसको साइन थीटा के इक्वल पुट करता, ये वाली लूंगा तो इसको कॉस थीटा के इक्वल पुट करूंगा, हाँ सर, हाँ सर। इसलिए जीटा इसके बराबर हो जाएगा। देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीटा। अब नीचे दो केस दिए हुए हैं आपको, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो आप जानते हैं वो स्ट्रेट प्योर इमेजनरी में चला जाएगा, जे ओमेगा एन बचेगा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये एकदम रियल में आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ओमेगा एन। समझ में आ रही है? जीटा की वैल्यू 0 हुई तो ये क्या हो गया, प्योर इमेजनरी चला गया, जो केस हम पढ़ चुके, जीटा इज इक्वल्स टू 0 वाला केस पढ़ चुके हो ना, प्योर इमेजनरी था तो ये Yes, प्योर sir. इमेजनरी में चला गया। जीटा इज इक्वल्स टू 1 केस नंबर 3 है जो अभी आएगा, जब वो आएगा तो आप देखेंगे वहाँ पे रियल रूट ही बचेगा, सिर्फ इमेजनरी का कोई भी काम नहीं होगा। तो अभी सिर्फ इतना समझे, सेकंड केस में इसका नाम है अंडरडैम्ड सिस्टम, इसके जो रूट्स होते हैं ये होते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं जिसकी वैल्यू होती है माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा डी। और ओमेगा डी क्या है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। एस प्लेन में डिफाइन करता हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीटा आ जाता है। फिर उसके बाद ये दो केस एक्स्ट्रा ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए हैं, अगर जीटा 0 होता है तो आपके पास प्योर इमेजनरी रूट्स रहेंगे, जीटा 1 होता है तो आपके पास रियल रूट्स रहेंगे। इसको नोट डाउन करें, आगे बढ़ते हैं फिर। सर हाँ जी, सर ये दो कंडीशन कैसे आई है? अच्छा, ये टाइम कांस्टेंट निकाला है इनका। ओके सर। टाइम कांस्टेंट रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स वही निकाला है। कहाँ से आ रहा है? क्लास में चल गया। चले, नोट डाउन हो गया तो आगे चले। हो गया सर। सर एक सेकंड पीछे लीजिए सर, थोड़ा सा रह गया। जी सर, हो गया। अब देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स रहते हैं दैट मीन्स एस इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, ऐसे ही लिखता हूँ, ए ले लूँ या माइनस ए ले लूँ, ठीक है। ये जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, तो अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है ये, रूट्स दे रखे हैं -3 प्लस माइनस J4, -3 प्लस माइनस J4। यहाँ पर अगर मुझसे पूछता है नेचुरल या अनडैम्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में ओमेगा एन, तो ओमेगा एन का फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ रूट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टाइप के रूट्स में क्या होता है, ओमेगा एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो मेरा ओमेगा एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 5 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे ओमेगा की जो यूनिट्स रहेंगी रेडियन पर सेकेंड में रहेंगी। सिमिलरली अगर इस तरीके के क्वेश्चन में मुझसे जीटा पूछा जाता है
जीटा की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको भी अगर मैं पुट करता हूँ, a की वैल्यू क्या है 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने देखा जीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0.6, जो कि क्या है आपकी 0 से 1 के बीच में ही है, मतलब क्वेश्चन सही था। ठीक है। और सिमिलरली अगर मुझसे डैम्ड फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी के बारे में पूछा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी, ये बी के बराबर होगी, तो क्या हो जाएगी डैम्ड फ्रीक्वेंसी 4 रेडियन पर सेकेंड। एक एग्जाम्पल है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स दे करके कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डैम्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, या डैम्पिंग रेशो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इससे। क्लियर? यस सर। ओके। उसके बाद जो डैम्पिंग फैक्टर एक नाम लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अल्फा। अल्फा होता है जीटा इंटू ओमेगा एन, अगर ऐसे कर दूं तो ये बन जाता है। और अगर डैम्पिंग रेशो की बात करें, उसका फॉर्मूला की बात करें, तो ये हो जाएगा एक्चुअल डैम्पिंग रेशो फैक्टर अपॉन में क्रिटिकल डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है। अब बात करता हूँ यूनिट स्टेप की। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जीटा की फॉर्म में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ जीटा की फॉर्म में, तो इसका डेरिवेशन अपने को नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू सी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा डी टी प्लस थीटा। यहाँ पे सारी चीज़ आपकी वेल नॉन है, आप जानते हैं किसको क्या बोलते हैं, जीटा क्या होता है, ओमेगा एन क्या होता है, ओमेगा डी क्या होता है, ये सब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई आपकी आउटपुट की। ठीक है। टाइम रेस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें टी में चल रही हैं, इसलिए ये टाइम रेस्पॉन्स कहलाता है फॉर यूनिट स्टेप फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। क्लियर? सर ये क्रिटिकल डैम्पिंग फैक्टर क्या होता है? जो वैल्यू एक्चुअल के अंदर आएगी डैम्पिंग रेशो की, वो एक तो एक्चुअल एक्चुअल वैल्यू हो गई, एक तो एक्चुअल वैल्यू हो गई जो निकल करके आ रही है, और क्रिटिकल मतलब जब जीटा की वैल्यू 1 लेने वाले हैं आप उसके ऊपर। ओके सर। हो गया नोट डाउन? यस सर एक सर। मिनट सर, एक ग्राफ रह गया थोड़ा। ये ग्राफ आपको दिखाया हुआ है क्योंकि आपका जो जनरल टाइम कांस्टेंट होता है वो 5t के ऊपर या 5 टॉ के ऊपर आकर के क्या हो जाता है 1 हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर हर वैल्यू को 5 लेकर के चलता हूँ। तो फर्स्ट ग्राफ के अंदर भी आपकी 5 अपॉन जीटा ओमेगा एन दे रखी है, सेकंड ग्राफ के अंदर भी 5 अपॉन जीटा ओमेगा एन दे रखी है। दोनों में फ़र्क क्या है कि पहले वाले का टाइम कांस्टेंट थोड़ा ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर तक चल रहा है, और सेकंड वाले का टाइम कांस्टेंट थोड़ा यहाँ कम है, और उसी के हिसाब से आपकी जीटा की वैल्यू यहाँ कन्वर्ट हो रही है। जी सर, हो गया। ओके। सिमिलरली अगर मैं यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स निकालना चाहूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर मैं s को s प्लस ओमेगा एन, ठीक है, उससे क्या करूँगा रिप्लेस कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला था ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर वाला, उसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद इसका लाप्लास इन्वर्स लिया। आपको हर एक डेरिवेशन यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के अंदर दिखाने की ज़रूरत नहीं है,
बुक्स के अंदर भी आपको ये डेरिवेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इक्वेशंस दी हुई हैं। तो लाप्लास इन्वर्स जो इसका होता है ये नीचे लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू सी टी ओमेगा एन, जो सी टी इक्वल्स टू होता है ओमेगा एन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर और ई रेस टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन इंटू साइन ओमेगा डी टी। ये इक्वेशन डायरेक्ट आ जाती है आपकी यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स के लिए फॉर सेकेंड ऑर्डर। इस यूनिट के अंदर थोड़ा सा इसका पार्ट और बचा है, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी चालू हो जाएगी, वो पूरा न्यूमेरिकल है और क्वेश्चंस करने में आपको खुद को मजा आएगा। जैसे अपन ने पहले क्वेश्चंस किए थे यूनिट नंबर 1 में, ऐसे ही यूनिट नंबर 2 के भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे करने को। सर हाँ जी, सर ये इक्वेशन है एज इट इज याद करनी है क्या? हाँ आगे चलूँ? यस सर। ये आपको ग्राफ दिए हुए हैं, अंडर डैम्ड का ग्राफ इस तरीके से रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट आपका आता है वो आता है, अब जीटा की वैल्यू आप क्या ले लें, 1 ले लें। अगर जीटा की वैल्यू 1 ले लेंगे तो इसको बोला जाता है क्रिटिकली डैम्ड। जो मेरे पास इक्वेशन थी एस इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, उसके अंदर अगर मैं जीटा की वैल्यू 1 डालूंगा तो इमेजिनरी पार्ट तो जीरो हो जाएगा, 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। तो सिर्फ एस बचेगा आपके पास। एस क्या था, जीटा ओमेगा एन माइनस जीटा ओमेगा एन था और जीटा की वैल्यू 1 डाल देंगे तो यहाँ पे दो रूट्स क्या आ जाएंगे, माइनस ओमेगा एन और माइनस ओमेगा एन। तो मैं बोलूँगा आपके रूट्स रियल हैं और दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो जब भी हमारे पास जीटा इज इक्वल्स टू 1 आएगा उसका दूसरा नाम है क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम और उसके जो रूट्स होंगे वो रियल एंड इक्वल होंगे। क्लियर हो गया सबको? आप दोनों रूट्स को एस प्लेन के अंदर यहीं पर 2 बार क्रॉस बना देंगे एक के ऊपर एक, मतलब एक ऐसे और एक उसके थोड़ा सा साइड में, ताकि आपको दिखे कि आपने 2 क्रॉस बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको एस प्लेन में सिग्मा जे ओमेगा वाले प्लेन के अंदर। और अगर टाइम कांस्टेंट की बात करूं तो व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव रियल रूट और उसका मॉड, मतलब प्लस ले लेंगे और 1 अपॉन ओमेगा एन कर देंगे। ये आपका टाइम कांस्टेंट हो गया फॉर जीटा इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम के लिए। सर अगर सेकंड ऑर्डर की हम वो डेरिवेशन करें, मतलब एग्जाम में आए सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, तो उसके साथ ये इतनी बड़ी कंडीशन लिखनी है तीनों? हाँ ये पूरा लिखना पड़ेगा। जीटा इज इक्वल्स टू 1 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, 0 to 1 पे क्या होगा, और अभी एक और कंडीशन आने वाली है ओवर डैम्प्ड की, चौथी कितने मार्क्स कंडीशन। का आएगा सर ये? हाँ जी, कितने मार्क्स का आता है सर कितने मार्क्स का आता है ये? मैक्सिमम कितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मान लो अगर ये आया तो आएगा। और इसी वाले स्टूडेंट्स का तो है ही यही, उनके तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम वाला पार्ट था नहीं, लेकिन वो करना जरूरी था ना, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ही है उन पे। आपके इलेक्ट्रिकल में दोनों है। ये तो जस्ट केसेस है ना,
इसको तो याद करने की जरूरत तो है ही नहीं, आप जीटा की वैल्यू 0 डालोगे आपके सामने आ जाएगा क्या होने वाला है, 1 डालोगे सामने आ जाएगा। हो गया ये। इस केस में जो यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स रहता है नीचे लिखा हुआ है सी टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ओमेगा एन टी ई रेस पावर माइनस ओमेगा एन टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस ओमेगा एन टी। नीचे जो ग्राफ बना हुआ है उसकी वैल्यू भी 5t पे ही चल रही है, ठीक है सबको क्लियर है ना, ये 5t, यहाँ पर t की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा एन है, और ये क्योंकि क्रिटिकली डैम्ड था और यूनिट सिस्टम में था, यूनिट वैल्यू थी, इसलिए ये जाकर के यहाँ पर टच हो जाता है 1 के ऊपर। इसको मैं बाउंडेड सिस्टम भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये बंधा हुआ है, ये खुल नहीं रहा है, आगे जाके टच हो गया ना, इसको मैं बाउंडेड भी बोल सकता हूँ, इसको भी मैं बाउंडेड बोल सकता हूँ, इसको भी मैं बाउंडेड बोल सकता हूँ, लेकिन जो अब केस आने वाला है वो अनबाउंडेड सिस्टम होगा। अगर ये नोट डाउन हो गया है तो आगे चले। सर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस अब आपके सामने 4th नंबर का है। अच्छा, इसका यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स भी है, लाप्लास इन्वर्स कर देंगे आप ओमेगा एन स्क्वायर प्लस एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर का, तो जो आपका सी टी निकल करके आएगा वो जो भी लाप्लास इन्वर्स करने से सामने आपके आ रहा है वो आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट केस आपका रहने वाला है वो केस है आपका ओवर डैम्ड केस, जिसमें जीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, ठीक है ग्रेटर देन 1 रहती है। तो यहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं सकते, दो तरीके के रूट्स निकलेंगे, m1 हो जाएगा जीटा माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, और सेकंड वाला हो जाएगा ये, माइनस नहीं लगा हुआ है इसमें, माइनस लगा लेना भाई, ये सेकंड वाले में फर्स्ट वाले में m1 m2 में माइनस नहीं लगा हुआ। अच्छा, यहाँ पर s इज इक्वल्स टू माइनस m1 माइनस m2 लिया, इसलिए m में नहीं दिखाया माइनस, ठीक है यहाँ पर ले लिया ना माइनस m1 माइनस m2, इसलिए यहाँ पर m1 m2 के अंदर माइनस वैल्यू नहीं दिखाई है। तो ये दो तरीके के रूट्स हो गए इसके, ये रूट दोनों रियल हैं। देखिए इसमें इमेजनरी कोई पार्ट नहीं है क्योंकि जीटा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है, तो अंडर रूट के अंदर -1 जैसी चीज़ यहाँ पर होगी ही नहीं, तो ये दोनों रूट्स क्या हैं, रियल हैं बट अलग अलग हैं, तो मैं इसको बोलूँगा रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अब आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके रूट्स प्योर इमेजनरी हैं तो जीटा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है अगर आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं तो जीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर आपके रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो क्या होती है, और रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो क्या होती है। तो ये 4 केसेस हैं, चारों केसेस में आपको पता होना चाहिए रूट्स कैसे होते हैं। चारों केसेस के जो दूसरे नाम है लाइक ओवर डैम्ड, अंडर डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड और अनडैम्ड सिस्टम, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसी के नीचे इसका यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स और यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स दोनों दिए हुए हैं। क्लियर हो गई यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स और इम्पल्स रेस्पॉन्स। सर हाँ जी, सर ये जीटा ग्रेटर देन 1 में टॉर्क इक्वल टू 1 अपॉन m1 एंड 1 अपॉन m2 होगा ना। हाँ दोनों।
लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि अब आप M1 लेंगे या M2 लेंगे। तो जो ओरिजिन के सबसे ज़्यादा पास होता है उसको लिया जाता है। तो अगर मैं ग्राफ में देख रहा हूँ तो ओरिजिन के पास कौन है, M1, इसलिए मैंने यहाँ पे जो टॉ है, टाइम कांस्टेंट, ये टॉर्क नहीं है पहले तो, टाइम कांस्टेंट है, इसको मैं 1/M1 लूँगा। क्लियर? यस सर। ओके। तो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी कभी कभी जनरल लाइन के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, जैसे ओवर डैम्ड कंडीशन के अंदर आपको 2 दे देंगे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू और पूछेंगे कौन सी लेनी चाहिए या कुछ इस तरीके का कुछ भी क्वेश्चन। देखिए बेसिक्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो बेसिक्स यही है जो आप यहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, यही बेसिक्स होते हैं। अच्छा, लेस देन 1 मिनट बचा है, कि कोई क्वेरी है तो पूछिए, अदरवाइज यहाँ तक पीपीटी आपको मिल जाएगी, फिर नेक्स्ट क्लास में यही से स्टार्ट करेंगे। सर हम टाइम कांस्टेंट कंप्लीट करते हैं ना चारों के अनडैम, अंडर डैम और क्रिटिकल, इन चारों के लिए तो बता दो एक किसका ग्रेटर होता है किसका लेस होता है। टाइम कांस्टेंट किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, कल आपको एक हाँ, टेबल और बना क्यों के होता दिखा है दूंगा। ज्यादा कम? क्यों का तो रीज़न ये डेरिवेशन में ही है ना, बाकी टेबल बना दूंगा कल, उसमें बता दूंगा किसका ज़्यादा रहता है किसका कम रहता है। ठीक है सर। ओके।